लोग फेसबुक लाइव पे आ चुके हैं। अब जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, धीरे धीरे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। अब हम बता दें जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको कि ग्रेनो न्यूज का आज से जो है वो एक नया प्रयास ग्रेनो न्यूज के माध्यम से शुरू किया जा रहा है, जिसमें हम चर्चा करेंगे यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं, उनकी जो भी जरूरत के जो भी विषय हैं, जो भी अहम मुद्दे हैं, उन्हें लेकर हम चर्चा करेंगे। ग्रेनो न्यूज के संपादक रोहित प्रदर्शन के नेतृत्व में ई चौपाल की शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग। और जैसा कि आए दिन इस गौतम बुद्ध नगर जिले के जो क्षेत्रीय युवा हैं, उनके लिए चर्चा का आम विषय होता है कि लोकल्स को जॉब दिए जाए। कई ऐसे प्रतिष्ठित कंपनियों में देखा जाता है कि लोकल्स को तरजीह जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो क्या इसकी हकीकत है? आगे किस दिशा में अलग अलग संगठन, किस दिशा में युवा नेता इसे देखते हैं और इसे लेकर क्या क्या नीति अभी वर्तमान में है और आगे किस तरह की नीति होनी चाहिए, इस पर हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो आज इस चर्चा के दौरान हमारे साथ जुड़े रहेंगे बातचीत के दौरान रविंदर भाटी जी। रविंदर भाटी जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं। रविंदर भाटी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं आजाद समाज पार्टी के। साथ ही रविंदर भाटी प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय गुर्जर परिषद के। वहीं हमारे साथ आज की इस बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं राहुल सेठ। राहुल सेठ आम आदमी पार्टी के युवा यूथ विंग जिला अध्यक्ष हैं गौतम बुद्ध नगर से। साथ ही राहुल सेठ आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। वहीं आज के हमारे इस बातचीत में हमारे साथ जुड़े हुए हैं चेतन वशिष्ठ, जो कि एबीवीपी के पूर्व प्रांत संयोजक रह चुके हैं और गौतम बुद्ध नगर जिले के छात्रों के मुद्दे को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। साथ ही हमारे साथ बातचीत में जुड़े हुए हैं आज के डिस्कशन में वाजिमो जिला अध्यक्ष अन्नू पंडित, जो कि युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं और पिछले कुछ वर्षों में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए इन्होंने सड़कों पर भी और अलग अलग जहां भी अपनी आवाज उठा सकते हैं वहां पर इन्होंने युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आवाज भी उठाया है। अब हमारे साथ जो भी पैनलिस्ट आज जुड़े हैं उनके बारे में हमने दर्शकों को बता दिया। अब हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। अभी जो कोरोना महामारी, जो चुनौती जिससे आज हम सब लड़ रहे हैं, पूरा दुनिया लड़ रही है, उसके बारे में संक्षिप्त में हम बात करेंगे जो भी पैनलिस्ट हैं उनसे। साथ ही लोगों का सवाल आया है आप लोगों के लिए, उनके सवालों के संकलन के आधार पर कुछ सवाल तैयार किए गए हैं जिस पर हम आप सबका राय लेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कोरोना महामारी के दौरान किस तरह से आपकी संगठन आम लोगों की सेवा कर रही है उसे लेकर, और जो आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, जो आम पब्लिक ने हमें संदेश भेजा है, उसके माध्यम से आपसे भी सफाई जानना चाहेंगे कि आपका उस पर क्या राय है। उसके बाद हम लोग चर्चा को जॉब फॉर लोकल्स पे आगे बढ़ाएंगे। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं रविंदर भाटी के साथ। भाटी जी, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि इस महामारी के दौरान आपकी संगठन जो कि भीम आर्मी ने अभी हाल ही के समय में नया राजनीतिक दल का गठन किया है आजाद समाज पार्टी का, वो इस महामारी के दौरान किस तरह से आम लोगों के सेवा में लगी हुई है। भाटी जी, आप बताएं उसे। आपकी आवाज नहीं आ रही है भाटी जी। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है भाटी जी। आपकी आवाज आ रही है? जी जी, आप आवाज आ रही है, आप बोले। जी भाटी जी, आप बात रखें अपना। कोरोना जैसी महामारी में आज देश के सामने एक बहुत बड़ा संकट है। आज हमारे देश में लाखों करोड़ों मजदूर गरीब एक तरफ तो कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, एक तरफ दूसरी कोरोना की तरह ही भूखमरी, और जो प्रतिदिन खाने वाले हैं, प्रतिदिन कमाने वाले हैं, जो करोड़ों की संख्या में हमारे देश के मजदूर गरीब जो तबके के लोग हैं, उनके सामने दो संकट है। एक तो कोरोना से लड़ना
दूसरा भूख से लड़ना। आज पूरे देश में आपने देखा होगा सड़क पर, रोड पर पिछले 2-3 महीने से जितनी मौत कोरोना से हुई है उतनी ही मौतें सड़क पर चलने वाले खाना ना मिलने के कारण 1500, 1700 किलोमीटर चल के जो अपने गंतव्य पर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए सरकार ने कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं की है, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं की है। आप डेली सोशल मीडिया पे नई नई पोस्ट आपको दिखाई देती होंगी जिसमें एक लेडी बैल के साथ बैलगाड़ी में जो जुड़ के अपने बच्चों को ले जा रही है। कोई छोटे छोटे 2-2 साल के, 5-5 साल के बच्चों को लेकर भूखे प्यासे सड़कों पर आज जरूरत है हमें पूरे देश के साथियों से कि आज उन लोगों के लिए मदद के लिए आगे आए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने भाटी जी हम उस पे आएंगे, भाटी जी हम उस पे चर्चा करेंगे बिल्कुल। पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस दौरान आप लोग किस तरह से सेवा कार्य को कर रहे हैं। जी, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने जब से लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से पूरे देश में हर स्टेट में हमारी पार्टी के द्वारा लोगों को, जरूरतमंद लोगों को सामान, खाना और हर तरह की उनको मदद मुहैया कराई जा रही है। और हम उसके साथ एक संकल्प के साथ कि कोई भी भूखा ना सोने पाए, कोई भी गरीब, मजदूर तबका या कोई भी हमारे देश का जो नागरिक है, साथी है, कोरोना जैसी महामारी में हमारा संकल्प है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संकल्प है कि पूरे देश में जहां जिसको जरूरत है, हमारे फोन नंबर सोशल मीडिया पे पड़े हुए, कहीं से भी कॉल आती है, वहां पूरा प्रयास करते हैं उनको मदद पहुंचाने का। आज 45-46 दिन हो गए हैं। आपने देखा होगा गौतम बुद्ध नगर के हर कोने में झुग्गी वासियों तक हमने खाना पहुंचाने का काम किया है। ये हमारा कर्तव्य है और ये सब लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। आप देश में जी भाटी जी मैं आपको रोकना चाहता हूं, एक सवाल आपसे और जवाब ले लूं, उसके बाद में और दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। एक जो आरोप आप लोगों के ऊपर लगाया जा रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों का एक कहना है कि हाल के दिनों में कुछ विषयों को लेकर, कुछ मुद्दों को लेकर आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी सड़कों पर दिख रहे थे, लेकिन इस महामारी के दौरान आम लोगों को सेवा करते हुए सड़कों पे नहीं दिख रहे हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी भाटी जी, वो वीडियो, वो फोटो मैं आपको भेज दूंगा। जो वीडियो फोटो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, आपने शायद उनको देखा नहीं है। उन्होंने सहारनपुर में और एक पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरे देश के अंदर गरीबों तक राशन पहुंचाने का काम किया है। और वो एडवोकेट जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके निर्देश पर, उनके दिशा निर्देश पर, उनके आह्वान पर आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और वो लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को सामान पहुंचा रहे हैं और लोगों को खाना खिला रहे हैं। और ये केवल स्टेट की बात नहीं है। भाटी जी मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अब चलते हैं अन्नू पंडित जी के पास। अन्नू जी, आपका इस समय, वर्तमान समय में देखे तो आप लोग काफी बढ़ चढ़कर लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो आपसे ही जानना चाहते हैं कि इस महामारी के दौरान आपकी युवा मोर्चा की टीम और आपकी संगठन किस तरीके से लोगों के साथ खड़ा है और किस तरीके से आपकी सेवा कार्य चल रही है। अन्नू जी, आप सभी सबको मेरा प्रणाम। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं सभी? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज क्लियर आ रही है आपकी। अनु भाई आप बोले। आप सभी को मेरा प्रणाम, सादर नमस्कार। जितने भी दर्शक है, जितने भी शुभचिंतक है, जितने भी भाई बंधु युवा साथी देख पा रहे हैं, सभी को प्रणाम। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी हो या युवा मोर्चा हो, कहने पर विश्वास नहीं रखते हम लोग, करने पर विश्वास रखते हैं। और आपने देखा होगा, और पूरा जिला छोड़िए पूरा प्रदेश इस बात को देख रहा है, गौतम बुद्ध नगर का युवा, संघर्षशील युवा दिन रात रोडों पर आकर अपनी सुरक्षा देखते हुए लोगों के बीच में जा के सेवा कर रहा है। और जिस दिन से प्रथम दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, उसी दिन से, उससे सही एक दिन बाद हमने अपनी लिस्ट आउट कर दी थी सोशल मीडिया के माध्यम से भी, कि हमारे जितने भी मंडल हमारे गौतम बुद्ध नगर हमारे जिले में आ रहे हैं, दोनों विधानसभा जेवर हो या दादरी हो, प्रत्येक दो कार्यकर्ताओं को उसमें नाम हमने ओपन करके खोल दिए गए थे। और हम उसी दिन से लोगों के बीच में जा के सेवा कर रहे हैं। हमने स्थान चिन्हित किए हुए हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण है, क्योंकि लाइव का चल रहा है और समय का भी एक वो रहता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हबीपुर में कुछ ब्लाइंड लोग रहते हैं जो बेचारे आंखों से नहीं देख पाते हैं। युवा अन्नू भाई सड़कों पर जो मजदूर दिखाई दे रहे हैं, लेके लालकुआ से दादरी तक, इधर एक्सटेंशन में जो सर पे सामान और गोद में छोटे छोटे बच्चे लिए जा रहे हैं। भाटी जी, आपका जो सवाल है हम जरूर पूछेंगे। भाटी जी, मैं उनके लिए किराया क्यों लिया जा रहा है? किराया सरकार के पास पैसा नहीं है।
किराया रविंदर भाई सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐसी अनु भाई एक मिनट आप होल्ड करेंगे। आप जिस जवाब को दे रहे हैं आप उसे रखें। मैं निश्चित रूप से जो रविंदर भाई का सवाल है मैं सवाल लूंगा और अपना जवाब। मैं रविंदर भाई, हाँ बिल्कुल रखे अनु भाई, आप बात रखे अपना। जा रहा था जिस दिन से लॉकडाउन लगा है उसी दिन से हमें जब पता चला कि कुछ ब्लाइंड लोग, कुछ अंधे लोग बेचारे रह रहे हैं जिनकी परिस्थिति नहीं है कुछ करने की, नहीं कहीं जा सकते, उस दिन से युवा मोर्चा गौतम बुद्ध नगर ने उन्हें गोद लिया हुआ है। उनकी सुनिश्चित तरीके से दूध, पानी, राशन एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन हमारे युवा मोर्चा के टीम के साथी उनके बीच ना जाते हो। पहली बात। सब प्रथम एक अभी अभियान वो चला था, पीएम केयर फंड वाला चला था, उसमें उत्तर प्रदेश में युवा मोर्चा ने पूरे युवाओं ने एक अच्छा सहयोग किया और मुझे बताते हुए अपने आप और अपनी वो मजदूरों के खाते में कहाँ पैसा गया? मजदूरों को देना चाहिए था। भाटी जी बिल्कुल मैं आऊंगा। भाटी जी आप थोड़ा सा सब्र रखिए। भाटी जी बिल्कुल मैं आऊंगा, उनको बात रखने दीजिए। भाटी जी पूरी चर्चा होगी, मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा, आराम से दूंगा। उसके बाद हमने भैया 10 से 12 लाख रुपए उस कैश वो भी जमा कराया। पीएम फंड में भी हम लोगों ने सबने सहयोग किया है। आप देख रहे हैं हर तरह से सहयोग कर रहे हैं, जहां से सूचना आती है वहां युवा मोर्चा पहुंचकर कार्य कर रहा है। और रही जिले की अभी बात चल रही है, अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए, हमारे यहाँ के यशस्वी लोकप्रिय सांसद जिन्होंने अपने 3 हॉस्पिटल इस कोरोना जैसी महामारी को दे दिया है कि कोई भी मेरे जिले का व्यक्ति कोई भी ऐसा असहाय महसूस ना करे, जिसका इलाज निःशुल्क वहाँ होता है वो हो रहा है। उसके अन्य अगर बात की जाए, अब आप देख रहे हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी भली बात जानते हैं, भाटी जी भी भली बात जानते हैं, क्योंकि जब ये कोरोना जैसी भयंकर महामारी हमारे देश में आई तभी ये इटली में भी उसकी दौरान आई। और अनु भाई मैं आपको यहीं पे रोकना चाहता हूं। आपने बताया और कई जगहों पे आपके सराहनीय कार्य दिख भी रहे हैं, लेकिन अब जो आरोप है सबसे बड़ा आपके ऊपर ये है कि आपकी सरकार मजदूरों के लिए और गरीबों के लिए नहीं सोच रही है। और उसका जो नजारा है वो लॉकडाउन होते ही ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे देखना शुरू हो गया था। और अब बीते कुछ दिनों में ऐसा भी देखा गया कि गौतम बुद्ध नगर जिले के कई ऐसे स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे थे जहां पर काफी भारी संख्या में मजदूर जो है पैदल जा रहे थे और उनके लिए उचित प्रबंध नहीं किया गया। सबसे बड़ा आरोप है आप लोग के ऊपर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ही लॉकडाउन की घोषणा हुई, कहीं ना कहीं उन लोगों के बीच में संदेश बनाने का एक माहौल बनाया कि भाई सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है, खाना नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, अपने अपने घरों में जाइए। एक तरीके से अफरा तफरी मची, लोग अपने छोड़ के स्थानों को छोड़ के जाने लगे। लेकिन आप समझ सकते हैं और आप मेरी बात एक बार ध्यान से समझिएगा। जैसे दिल्ली में जो आनंद विहार की स्थिति आपने देखी होगी, क्योंकि कहने में और कितनी में अंतर होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं 5-6 करोड़ की संख्या हमारे उत्तर प्रदेश, और आप देख रहे हैं समय के अनुसार आज भी इस दादरी, जहां का मैं रहने वाला हूँ, दादरी से 3 से 4 ट्रेनों में मजदूर बैठाकर यहाँ के सारे आला अधिकारी, सारे प्रशासनों से किराया लेकर मजदूरों से 3 गुना किराया लेकर। नहीं, बिल्कुल नहीं। सूरत में हाँ अनु भाई आप अपने बात रखें और कुछ अगर ऐड करना चाहते तो रखें। मैं दूसरे पैनलिस्ट सूरत में वहां के मजदूर सूरत में मजदूर कह रहे हैं या तो हमें खाना दो या गोली मार दो। भाटी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं चलता हूँ। मेरा क्वेश्चन रोहित भाई एक मेरा क्वेश्चन अन्नू भाई और चेतन भाई से मेरा एक क्वेश्चन है। जब आज वर्ल्ड बैंक ने 75 अरब रुपए कोरोना से लड़ने के लिए देश को दिए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने करोड़ों रुपए हमारे देश को दिए हैं कोरोना की जैसी महामारी से लड़ने के लिए, पीएम केयर फंड से पूरे देश की जनता ने पैसा दिया है कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए। आज देश के मजदूरों से ट्रेन का किराया क्यों वसूला जा रहा है, बस का किराया क्यों वसूला जा रहा है? आज जो अमीर लोग हैं उनके बच्चों को फ्लाइट से एयरलिफ्ट करके विदेशों से लाया जा रहा है, राजस्थान से बस लगाकर उनको उनके स्थान पर पहुंचा जा रहा है, और जो गरीब मजदूर है वो सड़कों पर रेंगता हुआ रोता हुआ। आपको आंकड़े दिखाऊं मैं आपको, पिछले 1 महीने के आंकड़े हैं जो रेल से कटकर 16 लोगों की 16 मेरी बात पूरी मेरी बात पूरी होने जाने दीजिए। 14 वर्करों की एक्सीडेंट में मध्य प्रदेश में मौत, मुजफ्फरनगर में 6 लोगों की
कल औरैया में 24 मजदूरों की एक्सीडेंट में मौत, ये 500 से ज्यादा मौतें भाटी जी सड़क पर अब भूख आप से, जवाब एक्सीडेंट से। देने दीजिए। भाटी जी अब आप जवाब देने दीजिए। चेतन जी मैं आपसे जवाब जानना चाहता हूँ, इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि रविंदर जी ये परिचर्चा में भाग ले रहे हैं या ये बहस है, क्योंकि पोस्टर पे तो ये स्पष्ट लिखा हुआ था कि ये परिचर्चा है। उस पे हम आएंगे चेतन जी, उस पे हम आएंगे। नहीं, जो हाँ, समस्या मैं जवाब दे रहा हूँ, जी, इसको उठाएं और संक्षिप्त में इसे खत्म भी करना चाहते हैं। जी, आप रखिए। तो मैं पहले विद्यार्थी परिषद जो पूरे देश भर में काम किए हैं इस कोरोना महामारी के दौरान, तो उस पर थोड़ी सी छाया डालूंगा कि मास्क वितरण, सैनिटाइजर वितरण, भोजन, राशन, इसके साथ रक्तदान, ऑनलाइन क्लासेस जिससे बच्चों की पढ़ाई ना छूटे, ऑनलाइन क्विजेज ऑर्गेनाइज करना, इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के जो छात्रों के साथ बहुत ज्यादा यहाँ पे दिक्कतें आ रही थी, उसे सॉल्व करने का काम विद्यार्थी परिषद ने इस दौरान किया है। इसके साथ ही गौतम बुद्ध नगर की जो विद्यार्थी परिषद की यूनिट है, उसने पीएम केयर फंड में सिर्फ छात्रों से मिलके 81,000 रुपए पीएम केयर फंड में एकत्रित किए हैं। इसके साथ ही जो रविंदर जी कह रहे थे कि वर्ल्ड बैंक ने 75 अरब रुपए दिया है, इतना दिया है, अभी वर्ल्ड बैंक ने प्रॉमिस किया है देने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है और पैसा हमारे अकाउंट में आ गया। भाई जी मेरे पास आंकड़े हैं, 2 अप्रैल को पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। पैसा ट्रांसफर नहीं होता है, पीएम केयर फंड में लोगों ने पैसा ट्रांसफर कर दिया है। लोगों का नहीं, मैं वर्ल्ड बैंक की बात कर रहा हूँ। मैं वर्ल्ड बैंक की बात चाहूंगा, मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। शायद आपको जानकारी नहीं है। ये जो लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, वो पैसे देने के बाद आपको मैं सबूत भेज दूंगा, लिखित में सारी चीजें। मैं वही वर्ल्ड बैंक ने प्रॉमिस किया है पैसे, और वो भी इस काम के लिए नहीं, पोस्ट लॉकडाउन जो काम होंगे उसके लिए प्रॉमिस किए हैं। आप एक बार पढ़िए, उसे थोड़ा सा पढ़िए प्लीज। मैं अब राहुल जी के पास जाऊंगा। राहुल जी जो आम आदमी पार्टी से हैं, गौतम बुद्ध नगर जिले के युवा अध्यक्ष हैं, युवा इकाई के, उनसे जानना चाहूंगा कि इस दौरान किस तरीके से कार्य कर रही है आम आदमी पार्टी। और खास करके अभी अन्नू जी ने जिसका जिक्र भी किया कि आनंद विहार में काफी भीड़ लग गई, और कुछ आम लोगों का यह भी मानना था कि लॉकडाउन के बाद दिल्ली से अचानक से लोग उत्तर प्रदेश और नोएडा बॉर्डर के पास आ गए थे। तो आप कुल मिलाकर जो परिदृश्य है उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं राहुल जी? जी, पहले तो सभी भाइयों को नमस्कार। और हमारे भाटी जी हैं, भाटी जी के साथ तो हम पहले काम भी कर चुके हैं शिक्षा अधिकार आंदोलन में, और इन्होंने जो लोकल लोगों के लिए काम के लिए जो रिजर्वेशन मांगा था, कम से कम 50% लोग लोकल वाले इंडस्ट्री में होने चाहिए, जिस पर आज परिचर्चा है, उस पर ये काम कर चुके हैं। चेतन भाई से भी मुलाकात होती रहती है, आपसे तो होती रहती है। देखिए रोहित जी, आम आदमी पार्टी ने क्या किया वो आप देख रहे हैं, वो हमें कहने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में जिस तरीके से खाने का वितरण हो, जिस तरीके से क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हों, गरीब मजदूरों के रुकने के लिए रेन बसेरे बनाए गए हों, उसको बताने की जरूरत नहीं है। बात आती है कि कैसे आनंद विहार पे भीड़ इकट्ठी हुई, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं जहां तक पिछले 50 दिन होने जा रहे हैं रोहित जी, इस कोरोना महामारी में एक चीज बड़ी सामने आई है कि कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तालमेल में कहां कमी हुई है। जिस दिन ये बात 24, 25, 26 तारीख की है कि भीड़ इकट्ठी हुई आनंद विहार पे, मैं आपको भेज सकता हूं। 25 तारीख को एक नोटिस इशू हुआ था राज्य सरकार उत्तर प्रदेश की तरफ से कि आनंद विहार से बसें लगाई जा रही है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। ये भीड़ मैसेज सर्कुलेट हुआ, एक अफवाह सर्कुलेट हुई, और आप तो जानते हैं हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर नमक की अफवाह सर्कुलेट होती है तो नमक भी खत्म हो जाता है। हमने दिल्ली में देखा है कैसे भगदड़ मच जाती है ना। तो जिस तरीके से अफवाहों का दौर चला है, अभी भी चल रहा है वो अफवाहों का दौर, ऐसा नहीं अफवाहों का दौर थमा हो। तो अगर कोई भी ये आरोप डाल दे कि दिल्ली सरकार की गलती की वजह से या किसी और सरकार की गलती की वजह से आनंद विहार पे भीड़ इकट्ठी हुई है, तो ऐसा नहीं है। और जो आनंद, चलिए राहुल जी, आपने बात रखा। राहुल जी अब मैं अपने चर्चा को जो हमारे चर्चा का विषय है जॉब्स फॉर लोकल, तो जी हाँ, आज की जो चर्चा के विषय है उस पे भी अब हम बात शुरू करते हैं, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चर्चा की शुरुआत
की जो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मूडीज एक संस्था है जो कि समय समय पर जीडीपी को लेकर अलग अलग आंकड़ों का प्रोजेक्शन करते रहती है। चेतन जी आप मूडीज के साथ जुड़े भी रहे हैं, आपने कुछ वर्षों तक मूडीज के साथ जुड़कर आपने कार्य भी किया है। तो सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो लोकल जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके जॉब्स को लेकर क्या कुछ नीति है और क्या कुछ किस तरीके से व्यवस्था की गई है शासन के तौर पे, आपसे मैं समझना चाहता हूं। चेतन जी। अभी फिलहाल में ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो है उसमें प्रावधान है कि 15% जो जॉब है, टोटल जितनी जॉब होंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, उसके अंदर जो 15% जॉब होंगी वो लोकल या जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए रखी गई हैं। मतलब ऐसा प्रावधान इस अथॉरिटी ने किया है। साथ ही में जो अथॉरिटी है और सरकार की बातचीत के बाद सैमसंग, वीवो, ओप्पो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी जिले में लाया गया है और जिससे बहुत बड़े लेवल पे एक जॉब क्रिएशन का स्तर खुला है। इसके बाद एक और जो चीज है, जो जेवर एयरपोर्ट है, उससे अनुमानित है कि काफी सारी जो जॉब की व्यवस्था है वो लोकल और स्थानीय नागरिकों के लिए होगी, युवाओं के लिए जो है मेनली फोकस्ड है, उसके बाद होगी। इसके बाद काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि एक जो सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पे आती है लोकल और जो बाहर से लोग आके यहाँ पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन में, क्योंकि जैसे आप भी यहाँ पे पढ़े हैं तो बाहर से जो छात्र आते हैं 4-5 साल रहने के बाद वो एक तरह से यहाँ के मूल निवासी बन जाते हैं, यहाँ का आधार कार्ड बनवा लेते हैं। तो कंपनियों को समस्या होती है कि वो कैसे फोकस करें कि यहाँ का जो स्थानीय मूल निवासी है और जो बाद में आके बसा है, तो इससे वो करने में बहुत समस्या होती है। तो यही कुछ चीजें हैं। और इसके बाद जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, सरकार द्वारा लाया गया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का एक वो, तो उससे भी कुछ काफी जॉब क्रिएशन के उसमें काम चल रहा है। जी भाटी जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, आप समय समय पर इस मुद्दे को लेकर, इस विषय को लेकर सड़कों पर भी और जहां जहां आप बात उठा सकते थे लोकल युवाओं का, क्षेत्रीय युवाओं का, आप उठाते रहे हैं। तो क्या जो पॉलिसी है, नीति है, क्या इस जिले में वो पालन हो पाती है और क्या परिदृश्य है लोकल्स के जॉब्स को लेकर? उस पर भाटी जी क्या सोचते हैं? वो भाटी जी अपना बात रखें। रोहित जी, ये बड़ा ही गंभीर विषय है और हमारे जिले के तमाम जो किसान हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो जमीन जाने की वजह से उनका आजीविका का साधन छिन चुका है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जिले में रोजगार की कोई पॉलिसी स्थानीय लोगों के लिए, लोकल लोगों के लिए है ही नहीं। लोकल का मतलब टेम्परेरी होता है, जो जिनकी जमीनें यहाँ उद्योगों के लिए ली गई, उनके बायोलॉजी में लिखा गया था कि यहाँ के किसानों के बच्चों को रोजगार दिया जाएगा एजुकेशन के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से। लेकिन मुझे बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने पीछे 2018 में 1 साल आंदोलन किया। हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी मिले, हम औद्योगिक मिनिस्टर सतीश महाना जी से भी मिले और अथॉरिटी के तीनों सीए और डीएम से तमाम तरह के सड़क पर संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के बावजूद भी रिजल्ट 0 का 0 रहा। सैमसंग के अंदर माननीय मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि इस कंपनी से यहाँ 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, स्थानीय लोगों को। उसके बाद योगी जी आए, उन्होंने कहा 80,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं अभी जो हमारे मित्र कह रहे थे चेतन भगत जी 15%, आप 15% की बात कर रहे हो, मैं चैलेंज करता हूं, मैं शर्त रखने को तैयार हूं, जहां कहो वहां डिबेट मारने को तैयार हूं। 5% भी कोई कंपनी स्थानीय युवकों को रोजगार नहीं दे रही है। सैमसंग के अंदर नोएडा अथॉरिटी में बायोलॉजी में 5% लिखा हुआ है, हमने कहा 5% ही दिखवा दो मैं। और जो आप कह रहे थे बाहरी और लोकल, उसका बहुत अच्छा तरीका है, परिवार रजिस्टर होता है, एक किसान की जिसकी जमीन गई है उसका नक्शा 11 होता है, तो वो सब उससे क्लियर हो जाता है। परिवार रजिस्टर जिस आदमी के पास है वो इस जिले का मूल निवासी है। हम ये नहीं कह रहे कि हम बाहर के लोगों का विरोधी हैं, हम ये चाहते हैं बाहर के लोगों को भी रोजगार मिले, वो भी हमारे भाई हैं। लेकिन इस जिले के किसान, जिनके बच्चे, जिन्होंने उनकी सस्ती दरों पे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी ने जमीन ली, उनके बच्चों का ये अधिकार है, ये हक है कि उन्हें रोजगार मिले। आज कोई भी पॉलिसी जिले में यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए नहीं है। यहाँ का किसान सबसे परेशान है। आज पूरे देश के अंदर गौतम बुद्ध नगर सबसे हाईटेक जिला होने के बावजूद यहाँ कोई निकाय चुनाव नहीं है, किसी एमपी एमएलए ने मुद्दा नहीं उठाया है, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने क्षेत्र में लोगों को उम्मीद की है कि ये पंचायत चुनाव कराएगी, लेकिन ये भी पता नहीं क्या कारण है इस मामले पे चुप रहती है। रोजगार के मुद्दे पे जेल गए 49 लोग, रक्षाबंधन पे जेल में रहे, दीपावली पे जेल में रहे,
लोग यदि कोई रोजगार की मांग करता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है, मुकदमे लगाए जाते हैं। ये तमाम तरह के एविडेंस यदि मेरे साथी कोई भी देखना चाहे, जेल वाले भी हैं। जो आप योगी जी से मुलाकात हुई थी, योगी जी ने कहा था कि यहाँ के लोग जो रोजगार करने में सक्षम नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के दोनों छोटे भाइयों को कि सबसे ज्यादा साक्षर जिला गौतम बुद्ध नगर है, और सबसे ज्यादा बुरी स्थिति यहाँ लोकल है। जो यहाँ के ओरिजिनल आदमी है वो बिल्कुल लोकल बना रखे हैं। लोकल का मतलब टेम्परेरी। हम ये चाहते हैं कि हमारी 50% की मांग योग्यता के हिसाब से इन कंपनियों में लगनी चाहिए। ये अभी तक इस पर 1% भी काम नहीं हुआ है। कोई रोजगार का यदि किसी ने बायोडाटा देख लिया, उसमें यदि किसी गांव का नाम लिखा हुआ, चाहे वो किसी जाति का किसी धर्म का है, तो उसके बायोडाटा पे विचार ही नहीं किया जाता। भाटी जी 200 किलोमीटर तक के युवाओं को लोकल करार देके उनको उनके अधिकार से, उनके रोजगार से वंचित किया अब मैं जो है वो अन्नू भाई के पास जाता हूँ। चेतन जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन पहले अन्नू भाई के पास चलते हैं कि अन्नू भाई आप पिछले कुछ वर्षों से जो है युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं, युवाओं के बात भी उठाते रहते हैं, कई लोगों के संदेश भी प्राप्त हुए, लोकल ही लोग हैं जिनको आपने रोजगार दिलाया भी है। लेकिन जिस बात का जिक्र रविंदर भाटी ने किया उसका भी अगर आप जवाब देना चाहें तो जरूर जवाब दें, और आप ये बताएं कि वर्तमान में युवाओं की चुनौती क्या है और क्या ऐसी समस्या आ जाती है कि यहाँ पर जो कंपनी है, प्रतिष्ठित कंपनी है, वहां पर लोकल लोगों को ज्यादा रोजगार नहीं मिल पाता है। अन्नू भाई देखिए, अभी तो आप देख रहे हैं देश के साथ साथ पूरा विश्व इस कोरोना से जूझ रहा है, लेकिन निश्चित हम इसको हराकर, हमारी भी एक पहल है और सरकार की भी पहल है कि अधिकतर युवाओं का सम्मान करे और युवाओं को रोजगार मिले। और आप देख रहे हैं हमारे गौतम बुद्ध नगर में मल्टीनेशनल कंपनी आ रही हैं, चाहे वो अनेकों कंपनियां, सैमसंग की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, हायर है, वीवो है, MI है, अनेकों कंपनियां हैं। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, अगर वहाँ कंपनी लग रही है और यहाँ कार्य अगर चल रहा है, तो क्या मुंबई के या मध्य प्रदेश के लोग आकर यहाँ मशीनें उतार रहे हैं या काम कर रहे हैं या मट्टी का काम कर रहे हैं या जो भी HR में? ऐसा नहीं है। सिस्टम के अनुसार सभी युवाओं को यहाँ रोजगार भी मिल रहा है और ये भी उम्मीद है, आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री पॉलिसी, अन्नू भाई पॉलिसी बता दो, पॉलिसी क्या है स्थानीय लोगों के लिए? भैया मेरी बात सुनिएगा, खूब अच्छे से अगर सिस्टमेटिक जिसकी जितनी शिक्षा है उसके अनुसार उन लोगों को नौकरी भी मिल रही है, रोजगार नहीं, आप मुझे बताइए, कंपनी का नाम बताइए जिसमें मिल रही है स्थानीय लोगों को नौकरी। भाटी जी आप उनके जवाब को रखने दीजिए, फिर सवाल जरूर लेंगे। हाँ अन्नू भाई आप अपना जवाब रखिए। भैया मैं बता रहा हूँ अनेकों कंपनियां, एक कंपनियां नहीं है, अगर मैं कंपनियां गिनाऊंगा तो बात होगी, लेकिन हाँ माननीय मोदी जी ने कहा है कि लोकल लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मैं इसी मुद्दे को लेकर लॉकडाउन खुलने के बाद आपके सामने, आपकी पार्टी के सामने मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कंपनी वाले आपके प्रधानमंत्री की बात को भी नहीं मानते, ना सीरियस लेते हैं। रविंदर भाटी जी मैं आऊंगा, एक बार पहले अन्नू भाई को बात पूरा रख लेते हैं। अन्नू जी आप पूरा बात रखिए अपना, अब रखिए आप। शिक्षा उसके अनुसार उसे जॉब भी मिल रही है, ऐसा नहीं है सिस्टमैटिक, लेकिन अनावश्यक हम दबाव बनाकर किसी के सामने खड़े हो जाएंगे, वो हमारे लिए हानि है। परंतु हम अपने सभ्यता के दायरे में अगर किसी के पास जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हाँ वास्तविकता में काम भी होता है। अब आप देख रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मैं कह रहा हूँ हजारों युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिले नहीं है, हजारों युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा और इस लोकल के लोग ही वहां जाकर कार्य करेंगे, संपन्न करेंगे। किसी का ट्रैक्टर चलेगा, किसी जो लेबर लॉ अभी श्रम कानून। चलिए मैं एक बार जो है राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी आप खुद एक प्रोफेशनल हैं, आप कई सारे प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ भी जुड़े रहे हैं और अन्ना आंदोलन और आम आदमी पार्टी के साथ शुरुआती समय से ही जुड़े रहे हैं। आप किस रूप में इस चुनौती को देखते हैं और आप क्या मानते हैं इसकी वजह क्या है कि लोकल लोगों को ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती है? राहुल जी देखिए, मैं इस समय भाटी जी ने जो प्रस्ताव रखा था, पहले आंदोलन भी किए हैं कि लोकल लोगों को कम से कम 50% इसमें रिजर्वेशन देना चाहिए, ठीक है ना। अब पुरानी बातों में नहीं जाते हुए मैं आज की परिस्थिति में ये कह सकता हूँ, और ये परिस्थिति माननी भी पड़ेगी सभी को। आज जो स्थिति बन रही है, अगर आप इंडस्ट्री खोलते हैं, परमिशन मिलती है 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, मैं आपको बता रहा हूँ स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर एक डर, एक खौफ के माहौल में वो अपने घर जा चुके हैं। आज ये कंपनियों के पास, लोकल लोगों के पास बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, सरकार के पास, अथॉरिटी के पास, सभी के पास एक सुनहरा अवसर है
कि एक लॉ पास करें, लोकल लोगों को तरजीह दें, स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड लेबर है, आसपास 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के। अगर ऐसे समय में सरकार नहीं तरजीह देती है, कोई रूल्स में बायलॉज में चेंज नहीं करती है, तो इंडस्ट्री चालू नहीं हो पाएंगी। आप कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड वोटर गौतम बुद्ध नगर में 20 लाख है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि गौतम बुद्ध नगर में रजिस्टर्ड वाहन 16 लाख 18 लाख है। ऐसा तो है नहीं हर इंसान पे वाहन हो। तो आप ये समझिए गौतम बुद्ध नगर में 20 लाख लोग नहीं, कम से कम 50 से 60 लाख लोग यहाँ आज स्थिति है कि कम से कम 20 से 25 लाख मजदूर, 4 से 5 लाख स्किल्ड लेबर जो क्लास 2 में क्लास 3 में थी, वो अपने घर को मूव कर चुकी है क्योंकि इंडस्ट्री बंद है और इंडस्ट्री को धीरे धीरे खोलने का आश्वासन दिया है। तो मैं भविष्य की भूत में ना जाते हुए, पीछे ना जाते हुए आगे यही कहूंगा कि सरकार को लोकल लोगों के साथ बैठकर, लोकल प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधि सभी को मिलकर एक ऐसा लॉ पास करें कि कैसे अब इंडस्ट्रियों को चलाया जाए। अगर ये लॉ नहीं पास करेंगे, लोकल की चाहे लेबर हो, स्किल्ड हो या नॉन स्किल्ड हो या लोकल के युवा हो, इनको जॉब नहीं दी जाएगी, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि जो मोदी जी का सपना है, जो उन्होंने सपना लेके आगे बढ़े हैं, 20 लाख करोड़ दिए हैं और भी कई सारे पैकेज दे रहे हैं। जिस जिले में, मैं यहाँ अकेले गौतम बुद्ध नगर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर जिलों की बात कर रहा हूँ जिन जिलों में इंडस्ट्री है और इन जिलों के लोकल लोगों को तरजीह नहीं दी जा रही थी अभी तक। अब ये मौका है कि उनको तरजीह भी दी जाए, उनको एक रिजर्वेशन भी दिया जाए और उन लोगों के ही भरोसे आने वाले 8 महीने तक इंडस्ट्री चलेगी। चलिए राहुल जी बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं कि तरजीह देना ही होगा। चेतन जी आप कुछ जवाब देना चाह रहे थे जो रविंद्र भाटी जी बोल रहे थे उससे जुड़ा हुआ, आप अगर कुछ बोलना चाहते हैं बात रखें। जी 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 3 विषय हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ रविंद्र जी से। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं बीजेपी के नुमाइंदगी के तौर पे यहाँ पे नहीं हूँ, तो कृपया इस बात को थोड़ा समझें। दूसरी बात है, जैसे रविंद्र जी ने कहा था कि सैमसंग या कंपनी जो है उनके पास 5% भी लोकल जो है वो एम्प्लॉइज नहीं है। तो एक आरटीआई डाली गई थी नवंबर 2019 में, उसके तहत 22.5% जो आरटीआई का जवाब आया था, 22.5% जो नौकरियां हैं वो स्थानीय युवकों को यहाँ पे दी गई थी। तो इस फैक्ट को भी थोड़ा क्रॉस चेक कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री ने भी जून 2019 में कहा था कि लोक अधिकारियों को आदेश दिया था कि ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए जिससे जिले के जो युवा हैं और जिले के जो स्थानीय लोग हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा नौकरी दी जाए जो यहाँ की इंडस्ट्रीज हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसा कोई फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा होगा और जल्द से जल्द वो हम सबके सामने भी आ जाएगा। फिर एक और बात जो है वो ये है कि किसी भी इंटरनेशनल कंपनी है उसकी जो पॉलिसी होती है उसमें ऐसी कोई पॉलिसी नहीं होती है कि आप रिलीजन या फिर रीजन या फिर स्टेट के आधार पे किसी को एम्प्लॉय को हायर करेंगे। तो ये तो वैसे ही दरकिनार हो जाता है कि आप जेन्युइन केस बना सकते हो। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है कि आप लोकल हैं तो उसका तो कंपनी के खिलाफ जेन्युइन केस बनता है, तो उसे तो कोर्ट जाना चाहिए ना। ये तो सीधी सी बात है। आप कैसे कह सकते हैं कि किसी रीजन के उस पर आपको वो नौकरी नहीं देंगे? यही मेरा कहना था। जी भाटी जी, अब मैं आपके पास आता हूं। एक संदेश आया है प्रतिष्ठित कंपनी के एचआर के माध्यम से हमारे पास। उनका ये कहना है कि हमारे बिजनेस का एक ही लक्ष्य है कि हम प्रॉफिट जनरेट करें और ग्रोथ हो हमारा। तो उनके एचआर का कहना है कि हमें टैलेंट जहां से मिले, जो स्किल हमें रिक्वायर्ड है वो जहां से मिलेगा हम उनको हायर करेंगे। तो भाटी जी आप एक तो उनका जो संदेश है उसको ध्यान में रखते हुए जवाब देंगे। साथ ही मेरा एक सवाल है आपसे कि आप सारे जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं वो मिलकर क्या जो क्षेत्रीय युवक हैं इनके स्किल को डेवलप करने के लिए भी कोई पहल कर रहे हैं आप लोग? रविंद्र भाटी जी। भाटी जी मेरी आवाज आप तक जा रही है? शायद भाटी जी के पास मेरी आवाज नहीं जा रही है। अनु भाई मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने अगर मेरा सवाल सुना हो तो मैं आपसे जवाब चाहता हूं। आवाज आ रही है? हाँ भाटी जी आप जवाब दें इसका। महाराष्ट्र, पुणे, मध्य प्रदेश, गुजरात, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ के वहाँ के स्थानीय लोगों को 80% रोजगार दिया जाता है और 20% उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत वेल कंपनी को अपने हिसाब से हायर करने होते हैं एचआर के लिए और वैन इंजीनियर हायर करने होते हैं। हम इस बात में उनकी बात से, एचआर जो हमारे हैं वो उनकी बात से सहमत है, लेकिन हम योग्यता के अनुसार ही हम रोजगार की मांग कर रहे हैं। पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये
जो अभी मेरे भाई चेतन जी ने कहा कि 22% सैमसंग में, मैंने सैमसंग के अधिकारी और ग्रेट नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से मीटिंग हुई थी, तो वो परिवार रजिस्टर और नक्शा 11 के आधार पर 2% भी गौतम बुद्ध नगर के किसानों के बच्चों को रोजगार की लिस्ट नहीं दे पाए। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, नोएडा अथॉरिटी में मीटिंग हुई थी। उसके अलावा मैं एक चीज और अब कहनी चाह रहा था, तमाम इंडस्ट्री और सरकार, अभी सरकार ने कुछ दिन पहले 3 साल के लिए लेबर लॉ और श्रम जो कानून है उसको खत्म कर दिया है। यानी वापिस ले लिया गया है, आज ही की न्यूज है, वापिस ले लिया गया, आज ही की न्यूज बात सुनिए, बहुत अच्छा किया यदि वापिस ले लिया। यदि वापिस नहीं लेते, यदि वापिस नहीं लेते, नहीं, आरएसएस ही सरकार चला रही है, सरकार बीजेपी कोई राज थोड़ी कर रही है। तो बाटी जी उस पे ना जाए, आप जो सवाल किया हमने, आप उसका जवाब रखना चाहते हैं, उसका जवाब। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे जो तमाम जिले में आईटीआई हैं, लोग आईटीआई करते हैं, बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन उन बच्चों के बायोडाटा को कंसिडर नहीं किया जाता। हम कह रहे हैं योग्यता के हिसाब से, जिसकी जैसी योग्यता है उसे उसका रोजगार मिलना चाहिए। और हम तमाम प्रयास करते हैं, कंपनियों को फोन भी करते हैं, जाते भी हैं, आंदोलन भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं। जनप्रतिनिधि, हमारे जिले के जनप्रतिनिधि, एमपी एमएलए से आप पूछ के देख लेना ना। भाटी जी वो काम आप बिल्कुल कर रहे हैं, भाटी जी वो काम आप कर रहे हैं। मेरा सवाल है कि जो क्षेत्रीय युवक हैं, इनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी क्या कोई पहल आप लोग के तरफ से किया जा रहा है? मेरा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने गांव गांव जाकर युवाओं को रोजगार के लिए जागरूक करने का काम किया है, और उनको जो समुचित संसाधन, जो उनको दिक्कतें आती हैं, परेशान आती है, हर गांव में आप जाके पूछ सकते हैं कि युवाओं को किसी भी तरह रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने के साथ, यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है, एडमिशन में दिक्कत आ रही है, पढ़ाई में किसी के पास पुस्तक नहीं है, किसी के पास कोई अन्य संसाधन नहीं है, उसकी भी मदद की जा रही है। पूरी टीम इसके लिए पीछे काम करती है, और वो पिछले 8-10 वर्षों से लगातार जारी है, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो। जी अन्नू भाई, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपसे भी मेरा यही सवाल है कि जो एक प्रतिष्ठित कंपनी के एचआर ने जो हमें संदेश भेजा है कि हमें टैलेंट चाहिए, वो जहां से मिलेगा हम हायर करेंगे, हमारे जो बिजनेस का मोटिव है प्रॉफिट और ग्रोथ, तो आप इस संदेश को किस रूप में देखते हैं? साथ ही आप क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले तो उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए किस तरह से आप लोग कार्य कर रहे हैं? अन्नू भाई। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। वास्तविकता में मैं बार बार यही, शुरू से मेरी यही अपील रही है युवाओं से कि हमें सबसे पहले अपना क्या हमारी शिक्षा है उसके अनुसार, और हमें सबसे पहले देखिए, व्यापार हो या फिर जॉब हो या कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर हम युवा हैं, हम कहीं जाना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, सबसे पहले हमारी कार्यशैली, हमारी भाषा शैली और हमारा अनुशासन, वो सबसे मस्ट होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आके कंपनी एम्पायर यहाँ खड़ा करेगा तो वो चाहेगा उसे शिक्षित, अनुशासनहीनता वाले युवा उसमें मिले, ताकि वो अपने एम्पायर को और अच्छे से खड़ा कर सके और उसे बढ़ा सके। जैसे कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते जितने युवा मेरे संपर्क में रहते हैं, मैं भरपूर प्रयास करता हूँ, और व्यक्तिगत मैं आपको वास्तविकता में जब कभी हम मिलेंगे तो मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊंगा कि मैंने युवाओं के लिए क्या किया है और मैंने कितना युवाओं को रोजगार दिलाया। और आगे भी भविष्य में हमारी यही पहल रहेगी। अनेकों कंपनियां हमारे संपर्क में हैं, कोई आईआईटी वाले हों या बीटेक वाले हों, हम उनके लिए हमेशा प्रयास करते रहें और करते रहेंगे। अन्नू भाई। हाँ रविंद्र जी, आप भाटी जी आप पूछिए, आपका क्या सवाल है? जी आप रखिए। माननीय विधायक और एमपी साहब से भी जो आप काम कर रहे हो, उनसे भी प्रयास कराइए, क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा युवा रोजगार लगाने का प्रयास करें। और भैया मैं आपको बता देना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे मोदी जी कह के गए हैं कंपनियों में सब में रोजगार मिलेगा। मैं इस आपकी बात को मीडिया के सामने, पूरे क्षेत्र के सामने कह रहा हूं कि ये बात को आपको सिद्ध करनी पड़ेगी वास्तव में ही जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा। हाँ अन्नू भाई आप बोले, कुछ इसका जवाब देना चाहते हैं आप? मैं बताता हूँ भैया, देखिए आदरणीय सांसद जी हो या आदरणीय विधायक जी हो, आप देख रहे हैं पूर्व में कितना टाइम सरकार का हुआ, लेकिन फिर भी निरंतर प्रयास लोग लग रहे हुए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, करते हैं। और मैं आपको कुछ यूनिट गिना देता हूँ, हालांकि कम से कम 15 यूनिट है जहाँ हमारे क्षेत्र आप उनको जवाब देने दीजिए, फिर आपका कोई सवाल होगा तो हम जरूर लेंगे। अन्नू भाई आपसे जवाब 10 से 15 यूनिट है, और ये मैं कम बता रहा हूँ, अनेकों यूनिट है जहाँ हमारे क्षेत्र के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, जिनका हमारा कम से कम हमारा कमिटमेंट है कि वास्तविकता में उन कंपनियों में लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा। वीवो हो या हायर हो या एमआई हो या ओप्पो हो, अनेकों कंपनियां हैं। और आपको मैं व्यक्तिगत
विद रिकॉर्ड के साथ दिखा सकता हूँ कि अभी भी उनमें युवा साथी हमारे लोकल के लग रहे हैं, और भविष्य में भी हमारी यही पहल रहेगी कि युवाओं का हमेशा लोकल के युवाओं का सम्मान किया जाए और उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिला जाए। चलिए, अब मैं आज के जो चर्चा का जो आखिरी मेरा सवाल होगा, जिसमें हम हर किसी का जवाब लेंगे, तो सबसे पहले हम राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, एक सच्चाई है। क्वेश्चन, हाँ रविंद्र जी, मैं भाटी जी मैं लूंगा, भाटी जी आपके क्वेश्चन पे आऊंगा। राहुल जी, हम आपके पास आते हैं। आज के चर्चा का जो आखिरी सवाल है उस पे हम हर किसी का जवाब लेंगे, और वो है कि इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता कि गौतम बुद्ध नगर जिला इस समय जो है भारत के नक्शे पे ही सिर्फ नहीं बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनके नक्शे पे काफी प्रतिष्ठित तरीके से गौतम बुद्ध नगर को देखा जाता है। यहाँ पर कई सारे विदेशी कंपनियां भी हैं, यहाँ पर अलग अलग राज्य के कई दूसरे देशों के लोग भी हैं। तो मैं अब राहुल जी सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं आपकी प्रतिक्रिया कि जब देश के और राज्य के अलग अलग कोने से और अलग अलग देशों से लोग हमारे शहर में आ रहे हैं, इस शहर में आ रहे हैं, तो उनके आने के वजह से जो एक अवसर है वो कितना सकारात्मक है, और क्षेत्रीय लोगों को और जो लोग ग्लोबल लेवल से यहाँ पर आके कार्य कर रहे हैं उनके साथ किस तरह की कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि ये शहर जो है हमारा वो और भी विकसित हो और इसका चौमुखी विकास हो। इसे रखते हुए आप लोग अपना संदेश भी देंगे, और साथ ही काफी क्षेत्रीय युवा आपको ग्रेनो न्यूज की इस लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, तो आप उनसे अपील भी करेंगे। सबसे पहले मैं राहुल जी से इस पर प्रतिक्रिया चाहता हूँ। जी जी रोहित भाई, मैं अपना जवाब भी दे रहा हूँ, उसके बाद में अन्नू भाई से मेरा एक सवाल भी रहेगा, बाद में उनसे जवाब ले लेना उसका। ठीक है, आपका जो सवाल है कि एक अवसर कैसे ग्लोबली अवसर इस गौतम बुद्ध नगर में लोकल के लोगों को, आपके अंतरराज्यीय लोगों को, इंटरनेशनल लोगों को है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो गौतम बुद्ध नगर है उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध नगर है ना कि सिर्फ इंडस्ट्री एजुकेशन के हिसाब से, दूसरी चीज आपका इकोनॉमिक जोन के हिसाब से वो बड़ी अच्छी यहाँ पे भौगोलिक स्थिति है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप कभी भी महाराष्ट्र में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, किसी और अन्य राज्य में जाएंगे, जो इंडस्ट्री है वो जैसे कहा सोडा लाइम स्टोन इंडस्ट्री है, आपकी MM9 की इंडस्ट्री है, आपकी पीतल इंडस्ट्री है, मुरादाबाद में पीतल इंडस्ट्री है, कन्नौज में इत्र इंडस्ट्री है, फिरोजाबाद सिकोहाबाद में चूड़ियों की इंडस्ट्री है। लेकिन जो गौतम बुद्ध नगर है यहाँ पे इंटरनेशनल सामान बनता है, यहाँ पे ऑटो पार्ट्स बनते हैं, मशीनरी सिस्टम बनता है, आपके मोबाइल्स की इंडस्ट्री है। तो मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहूंगा कि जो लोकल लोग हैं, लोकल लोग में स्किल्ड नॉन स्किल्ड, जो स्किल्ड है ऐसा नहीं है किसी से जबरदस्ती की जाए, गन पॉइंट पे जॉब मांगी जाए, नहीं, स्किल्ड है, नॉन स्किल्ड है, और जो स्किल्ड नहीं है उनको स्किल्ड बनाया जाए। दूसरी चीज, जो बाहर से लोग आते हैं, जो ग्लोबली लोग आते हैं, ठीक है ना, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि हमें भी पता लगा है कि ग्रेटर यमुना अथॉरिटी में 2 कंपनियों ने आवेदन कर चुकी हैं, दोनों कोरिया की कंपनी है, वो चीन से हटके आ रही हैं। तो अवसर बहुत है, लेकिन अवसर उनको मिलता है जिन पे प्रतिभा होती है, इसको नकारा नहीं जा सकता। जो प्रतिभावान होंगे उनको अवसर मिलेगा, चाहे वो लोकल के हो या बाहर के हो। जो प्रतिभावान लोग हैं उनको अवसर मिलना चाहिए, और ये मिलेगा, वो हटेगा नहीं। और गौतम बुद्ध नगर की जो स्थिति अभी है, गौतम बुद्ध नगर ग्लोबली इंडिया में जो नेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वो इंटरनेशनल स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन जरूर बनेगा। अब आखिरी सवाल है मेरा अन्नू भाई से। अन्नू भाई बोल रहे थे कि जो स्किल्ड लेबर कैसे हम स्किल्ड बनाएं। मैं सिर्फ एक सवाल है कि गौतम बुद्ध नगर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कितने सेंटर हैं, पिछले 4-5 साल में कितने सेंटर थे, और कितने लोगों को बाकायदा सर्टिफिकेट देके स्किल्ड बनाया गया, या फिर करोड़ों का घोटाला ऑन पेपर पे हुआ है। स्किल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ऑफिस खोले गए, उनसे फॉर्म भरे गए, कमीशन आया, कमीशन गया, और वो ताला का ताला खुला नहीं, पेपर पे चला गया। मेरे राहुल जी मैंने आपका सवाल अन्नू भाई भी सुन लिया है। मैं अन्नू भाई के पास जाऊंगा, उससे पहले चेतन जी का प्रतिक्रिया इस पे जान लेते हैं। चेतन जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है जो मैंने सवाल पूछा उस पे? देखिए, मैंने आज ही एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें आने वाले समय में, जो अभी कह रहे थे राहुल जी, की 2 कोरियन कंपनीज ने अभी आवेदन किया है यमुना एक्सप्रेसवे पे। इसके साथ ही एक रियलमी मोबाइल मैन्युफैक्चरर है, उसने भी बोला है कि ईयर एंड तक 2500 जॉब वो भी नहीं क्रिएट करेंगे अपने स्टाफ को 10,000 ले जाने के लिए। तो राहुल जी की बात को बढ़ाते हुए यही कहूंगा कि अवसर बहुत है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अवसर है, लेकिन जो मेन
हमें काम करना है या सरकार को जो काम करना है वो यही है कि हमें अनस्किल्ड लेबर नहीं बनानी है। क्योंकि आपने देखा था बीच में हर कोई बीटेक कर रहा है, हर कोई बीटेक है, लेकिन उसके लिए स्किल चाहिए। अब जॉब क्रिएशन लोकल के लिए होना भी इसी से जुड़ा हुआ है। कंपनी को चाहिए जो उन्हें आउटपुट दे सके। आप गन पॉइंट पे किसी से नहीं कह सकते कि आप इसे भर्ती करो, वो भर्ती कर भी लेंगे तो 3 महीने बाद निकाल देंगे अगर आउटपुट नहीं मिलेगा। तो लेबर को स्किल करना ये सबसे बड़ा विषय है। और आने वाले समय में लग रहा है एयरपोर्ट के साथ काफी सारी और भी ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पे आएंगी, तो जॉब क्रिएशन तो होगा। अब इसे बस अवसर में बदलने वाली बात है जो सरकार के ऊपर है, और हम अपेक्षा कर सकते हैं सरकार से कि वो ऐसा करने में सक्षम रहेगी। जी भाटी जी, आपकी प्रतिक्रिया। गौतम बुद्ध नगर भारत ही नहीं विश्व में एक ऐसी जगह है जो भौगोलिक दृष्टि से, इंडस्ट्रियल दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से इससे अच्छा स्थान पूरे दुनिया में नहीं है। ईस्टर्न पेरिफेरल, यमुना एक्सप्रेसवे, जेयर एयरपोर्ट और दिल्ली राजधानी, तमाम तरह की सुविधा यहाँ है। तो देश की हर कंपनियां यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है। और लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि विकास में जो यहाँ का किसान है वो हमेशा सहयोग करता है, हर मामले में उसने सहयोग किया है, लेकिन उसके साथ नाइंसाफी होती आई है और अब भी हो रही है। मेरा सबसे पहले तो ये रोजगार पे एक पॉलिसी बननी चाहिए ताकि किसी को किसी जनप्रतिनिधि या कहीं बार बार भटकना ना पड़े, इसकी सिफारिश की जरूरत पड़े नौकरी में। यदि पॉलिसी बन जाएगी योग्यता के आधार पर, उसकी एजुकेशन के आधार पर उसे रोजगार दिया जाए। यहाँ के स्थानीय लोग पॉल्यूशन ये सहन करते हैं, दूषित पानी ये सहन करते हैं जो इंडस्ट्रियों से निकलता है, लेकिन रोजगार के मामले में जब पुणे में, गुजरात में 80% वहां के लोगों को रोजगार दिया जाए, हम तो केवल 50% ही मांग रहे हैं। उसके अलावा मेरा आपसे, आपके द्वारा सभी क्षेत्रवासियों से कहने का और एक मैसेज देना भी है कि प्राधिकरण को और सरकार को सोचना चाहिए कि जिन किसानों ने अपनी बेशकीमती जमीन आपको दी है उनके बच्चों के लिए शिक्षा भी, उनके लिए शिक्षा में भी छूट होनी चाहिए। आज एक बहुत महत्वपूर्ण 3 महीने के लिए सरकार ने लॉकडाउन किया। आज हमारे क्षेत्र के स्थानीय लोग किराया माफ कर रहे हैं, स्थानीय लोग जो अपने जो प्राइवेट स्कूल है उनकी फीस माफ कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से और ये एस्टर, डीपीएस, बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो स्कूल हैं इन्होंने अभी तक 1 महीने की भी फीस माफ नहीं की है। मेरा अनुरोध है अपने बीजेपी के दोनों युवा साथियों से, वे अपने माध्यम से और मेरे चैनल के माध्यम से और रोहित जी के माध्यम से इस जिले के तमाम जो मध्यम वर्गीय या जो भी लोग हैं उनके 3 महीने की फीस माफ की जाए, ईएमआई माफ की जाए और जो भी उनकी मदद हो सकती है। आज क्योंकि कोई घर से निकल नहीं पा रहा, रोजगार की किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा बैंक की तरफ से रोज लोगों के पास फोन आ रहे हैं ईएमआई के लिए। एक तरफ देश में बहुत सारे भगोड़े 68,000 करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं। भाटी जी अब मैं एक लाइन की सीमा है, थोड़ा ध्यान रखिए। केवल एक लाइन में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, अपनी लाइन खत्म कर रहा हूँ। एक मिनट। उनका माफ किया जाता है, बट्टे खाते में डाला जाता है, लेकिन एक किसान पे यदि 20,000 30,000 का बैंक का लोन है, उसके घर नोटिस आता है, उसे बेइज्जत किया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तहसील में उसे बंद किया जाता है। किसान देश का अन्नदाता है। इस जिले के किसानों के साथ नाइंसाफी हुई है, उनकी तमाम समस्याएं अथॉरिटी में भी जस की तस पड़ी हुई हैं। 20-20 30-30 साल हो गए, उनके जो अपने प्लॉट है, अपने प्लॉट किसी के है नहीं, वो उनकी जांच जारी है, लेकिन जो अथॉरिटी में तमाम भ्रष्ट अधिकारी हैं, सरकार किसी की जांच करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कितनी संपत्ति बनाई इसकी जांच करने को तैयार नहीं है। तो मैं तो एक रोजगार पर अपनी बात रख के अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। चलिए भाटी जी आप जुड़े रहिए अभी हमारे साथ। अन्नू भाई के पास अब चलते हैं। अन्नू भाई आपकी क्या प्रतिक्रिया है? साथ ही जो रविंद्र भाटी जी ने बोला है और राहुल जी ने बोला है, आप उसका अगर जवाब भी देना चाहें तो आप उसको भी अपने साथ में रख सकते हैं। अन्नू भाई। सभी युवा साथी जो भी जुड़े हुए हैं, अच्छा ये मुद्दा है। वास्तविकता में स्कूल की जो फीस का मुद्दा है, इसको लेकर हम भी चिंतित हैं, अन्य लोग भी चिंतित हैं, और हम सरकार से ये निवेदन भी करेंगे और हम अपने लेटर पैड के माध्यम से या किसी भी हम प्रयास करेंगे और हम इस विषय में हमने पूर्व में अपने प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री सुभाष यदुवंश जी, हमने उन्हें ये अपने गौतम बुद्ध नगर की स्थिति से अवगत भी कराया है और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि अब हम इस विषय में आगे शिक्षा मंत्री जी से जरूर वार्तालाप करेंगे। और ये बात भी है कि शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं 3 महीने अन्नू भाई आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है अन्नू भाई। रोहित भाई सवाल का जवाब नहीं मिला, सवाल का जवाब
हाँ अनु भाई आप बात रखें, आपकी आवाज अब आ रही है। जी जी जी, स्कूल वाले विषय में भैया रविंद्र भाई ने बात रखी, ये वास्तविकता में सही है। हम इस बात का हमने अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से अवगत भी कराया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन भी दिया कि हम शिक्षा मंत्री जी से बैठकर इस विषय में जरूर चर्चा करेंगे। सब प्रथम पहला क्वेश्चन आंसर तो मेरा ये है, और दूसरा बात आती है स्किल डेवलपमेंट की, कौशल विकास योजना जो हमारी चल रही है। देखिए पूर्व में भी आपने देखा होगा और अब भी आप देख रहे हैं, अनेकों क्या हमारे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी अगर लगेगा कि कहीं से कहीं तक भी किसी भी उसमें घोटाला हो रहा है, चाहे कौशल योजना हो, अनेकों योजना हो, सीधा सीधा जेल के पीछे उन्हें भेजा जाएगा। बाकी शिक्षा की बात आती है, मैं तब भी कह रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि देखिए किसमें कितनी योग्यता है, कौन कितना शिक्षावान है, उसके उसे आधार पर उसे नौकरी मिलनी चाहिए, और लोकल के युवाओं को सम्मान भरपूर मिलना भी चाहिए। और उसको लेकर हमें अगर युवाओं की बात आती है, लोकल के युवाओं के रोजगार की बात आती है, तो हमें दलगत राजनीति से अलग हटकर उस सभी युवाओं के साथ लगना चाहिए, ताकि हम समझ सके कि वास्तविकता में हमारे युवाओं के साथ एक लोकल कर उसमें उन्हें रोजगार भी मिल रहा है। चलिए अनु भाई और जितने भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अब आखिरी में आप सभी जो है जिम्मेवार नागरिक के साथ आप सभी जिम्मेवार युवा नेता भी हैं। तो अभी अगर गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो आज पांचवी मौत भी हो चुकी है कोविड, और नियमित रूप से जो है अगर हम देखें तो जैसे कि आज की अगर बात करूं तो आज हमारे जिले में 5 पॉजिटिव केसेस कोरोना के मिले हैं और टोटल संख्या 247 हो चुका है। तो अब एक सबसे पहले जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं और जो व्यूअर्स भी जुड़े हैं उनको ये बता दें कि हम नियमित रूप से ग्रेनो न्यूज पे आपकी जुड़ी हुई आपकी जो समस्या है उस पर चर्चा करते रहेंगे। राहुल जी, रविंदर जी, आपके जो कुछ अगर सवाल रह गए हो तो हम आगे जो भी चर्चा करेंगे बिल्कुल उसी विषय पे करेंगे, उस पर विस्तार से बात करेंगे। और अब अंत में आप सभी लोगों से संक्षिप्त में चंद शब्दों में आम लोगों के लिए अपील और संदेश कि इस महामारी के दौर में जो एक निराशा और चुनौती भरा समय है, इसमें कैसे लड़ें, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें और कैसे कोरोना की जंग से हम लोग जीते, इसके लिए आप लोग अपील करें। सबसे पहले मैं रविंदर जी के पास ही जाऊंगा, चंद शब्दों में आपका आम लोगों से कोरोना महामारी के दौरान क्या आपका अपील है, रविंदर जी? रविंदर भाटी जी, आपको आवाज जा रही है मेरी? यस। हाँ जी, आप चंद शब्द में रखेंगे, समय बिल्कुल हमारा खत्म हो चुका है, आपको आवाज अपना बात रखें। आपकी आवाज नहीं आ रही। उनका पालन करना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना है, और विशेष बात जो गरीब मजदूर पैदल रोड पर जा रहा है उसकी मदद करनी है, चाहे खाने से करें, पानी पैसे से करें, या उसे ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध कराएं। हमें ये सब हमारे देश के नागरिक हैं और ये सब हमारे बहन भाई हैं। हमें ऐसी महामारी में इन सब की मदद के लिए आगे आना है, चाहे सरकार मदद करे या ना करे, लेकिन आम आदमी को मदद के लिए मानवता के हिसाब से साथ में खड़ा होना चाहिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। राहुल भाई आपका संदेश। जी जी जी, ये जो इस समय पेंडेमिक चल रहा है कोरोना के दौर में, मैं सभी क्षेत्रवासियों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इस कोरोना से तो पूरा देश ही मुक्त हो, लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक राजधानी है नोएडा, सबसे पहले इसको खुलना बहुत जरूरी है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो नियम जो बनाए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस बनाई गई है उसका पालन करें। पीएम केयर फंड में, उत्तर प्रदेश सीएम के रिलीफ फंड में, डीएम रिलीफ फंड में जितना ज्यादा से ज्यादा वो दान करें, ताकि गरीबों को, मजदूरों को जो मदद पहुंचनी चाहिए वो पहुंचे। लॉकडाउन का पालन करें, और जितना ज्यादा पालन करेंगे उससे आने वाले समय में, क्योंकि स्कूल्स भी बंद है, कॉलेज भी बंद है, अभी एग्जाम भी होने हैं, जितनी जल्दी ये कोरोना नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर से जाएगा, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पूरे देश से बहुत जल्दी चला जाए। और भगवान से क्या प्रार्थना, इंसानों से प्रार्थना करनी पड़ेगी। आप अपने घर में रहिए, अपनी लक्ष्मण रेखा है जो घर में देहरी बोली जाती है उसके अंदर रहिए, तो बहुत जल्दी ये जो पेंडेमिक है इससे अपन बाहर आएंगे। क्योंकि अभी बहुत कुछ हमारे हाथ से छूटा जा रहा है, और छूटा नहीं है, अभी हमारे हाथ में बहुत कुछ है, हम उसको अच्छे से पकड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी अनु भाई, आपका संदेश और अपील। बस देखिए, लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें, अन्य कोई व्यक्ति आपके आस पड़ोस में भूखा ना सो पाए उसका ध्यान रखना है।
हमें सारी, और विशेष रूप से बार बार अगर बाहर जा रहे हैं तो भी, अगर घर में भी हैं तो हैंड वॉश करते रहे निरंतर। जी चेतन भाई, आप संदेश अपील के साथ साथ ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क में और आसपास में काफी संख्या में छात्र भी हैं जो अपने परीक्षा को लेकर भी चिंतित है, तो उसे ध्यान में रखते हुए आप अपना संदेश और अपील। जी, विद्यार्थी परिषद की मांग पे AKTU जो यहाँ की मेन यूनिवर्सिटी है, वो AKTU, उसकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि 6 जुलाई के बाद ही विचार किया जाएगा, एग्जाम होंगे या जैसे भी होंगे। दूसरी बात, मैं सामाजिक संगठन और जितने भी लोग अपने लेवल पे मदद कर रहे हैं लोगों की, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा और अपील करूंगा कि सभी अपने घर में रहें। अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और निकलें तो पूरी सावधानी बरतें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, आप ग्रेनो न्यूज के लाइव बातचीत में जुड़े इसके लिए। अब जो हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उनको ये बता दें कि ग्रेनो न्यूज के संपादक रोहित प्रदर्शन जी के निर्देशन में हमने ई चौपाल का शुरुआत किया है, और अब हम नियमित रूप से जो क्षेत्रीय समस्या है उसे लेकर फेसबुक लाइव और यूट्यूब लाइव के माध्यम से आपके बीच आते रहेंगे। एक बार फिर से जो भी पैनलिस्ट आज हमारे साथ जुड़े उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू।